Hello students, today I am going to start a new chapter of class 11th history chapter 6, the three order part 4th. Please do like and subscribe my channel and share it with your friends so that you can get more further updates. तो अब हम बात कर रहे थे पेज नंबर 140 के द चर्च एंड सोसाइटी टॉपिक के बारे में कि चर्च और सोसाइटी कैसे स्टैब्लिश हो रहा था। तो जब हम यूरोपियन को देख रहे थे क्रिश्चियंस में कन्वर्ट होते हुए, तो हमें ये भी पता चल रहा था कि दे स्टिल हैड सम ऑफ द ओल्ड बिलीव्स इन मैजिक एंड फ्लॉक ट्रेडिशन। तो कुछ हद तक ये चमत्कार और रीति रिवाजों से जुड़े हुए पुराने विश्वासों को नहीं छोड़ पा रहे थे। तो अगर 4th सेंचुरी में हमने देखा कि कैसे इम्पॉर्टेंट डेट्स जैसे कि क्रिसमस और ईस्टर की यहाँ पर बढ़ी, तो क्राइस्ट बर्थ 25 दिसंबर को सेलिब्रेट होने लगा, मनाया जाने लगा। ईसा मसीह के जन्मदिन के लिए पुराने पूर्व रोमन त्यौहार का स्थान ले लिया था। तो इस स्थिति में हम देखते हैं सोलर कैलेंडर में के आधार पर, और हम ये भी देखते हैं ईस्टर कि कैसे यहाँ पर आगे बढ़ने लगा। मार्क्ड क्रूनिफिकेशन ऑफ द क्राइस्ट, कि कब क्राइस्ट पूर्ण जीवित हुए और राइजिंग फ्रॉम द डेड, मरते हुए फिर से दोबारा कैसे जिंदा हुए। और इसमें हम देखते हैं डेट वॉज नॉट फिक्स बिकॉज इट रिप्लेस्ड एन ओल्डर फेस्टिवल टू सेलिब्रेट द कमिंग स्प्रिंग। तो अगर हम इसमें आधारित देखते कि प्राचीन त्योहार का स्थान लिया गया जो लंबी सदियों के पश्चात बसंत के आगमन का स्वागत करने के लिए मनाया जाता रहा। तो प्रारंभिक तौर पे अगर हम देखें कि दिन प्रत्येक गांव के व्यक्ति अपने गांव की भूमि के दौरान यहाँ थे, तो ईसाई धर्म ने आने पर भी उन्होंने इसे जारी रखा और अब उसे ग्राम के स्थानों पे, जिसको हम पैरिश, जैसे पादरी देखभाल करने वाला क्षेत्र कहते थे, तो वहाँ पर ये काम कृषियों में हॉलीडेज में का स्वागत करने लगे, क्योंकि इन दिनों उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता था। वैसे तो ये दिन प्रतिदिन करने के लिए भी था, परंतु लोग सामान्यतः इसके अधिकतर समय मौज मस्ती करने में ज़्यादा इंजॉय करते थे। तो ये जब हम देखते हैं कि कैसे लोग यहाँ पर प्रेयर करते थे, अपना फन फेस्टिंग करते थे, इंजॉय करते थे, साथ में कम्युनिटी लंच करते थे, तो हर कोई ये लॉन्ग जर्नीज में बिग चर्चेज में जाने का पसंद करता था। तो जितने भी अगर हम देखें तीर्थ यात्री ईसाइयों के जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, तो लोग तीर्थ यात्रा ज़रूर करने लगे थे और बहुत से लोग शहीदों जो मेट्रिल्स थे उनकी समाधियों में जाते थे, उनको दुआएं देते थे, फूल चढ़ाते थे। तो ये उनका एक स्टैम्प था। फिर हम देखते हैं जो ब्लू बॉक्स में लिखा है लास्ट 3rd लाइन में, When in April the sweet shower falls and pierces the drought of March to the root, and the small birds are making melody that sleep away the night and open eye. तो इसका मतलब ये कि अप्रैल के महीने में जब मधु या हम कहते बी विशिष्ट होती है और मार्च में शस्त्रता को जड़ से भेज जाती है, और जब नन्ही चिड़िया संगीत सुनाती है जो कि उन्नद्र है और रात बिता देती है, तो इस तरह प्रकृति उन्हें प्रेरित करती है, उनके हृदय को आकर्षित करती है। तब लोग तीर्थ यात्रा पर जाने की आशंका रखते हैं और घुमक्कड़ भिक्षु दूरस्थ उपासना स्थलों के सर्वत्र पूजित संतों के दर्शन की अभिलाषा करते हैं, और विशेष रूप से इंग्लैंड के प्रत्येक प्रांत से कैटमबरी अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। तो ये टेल्स गॉफ्रे चौसर ने 1340 से 1400 में कैटमबरी टेल्स में लिखी थी, और ये बहुत अच्छी स्टोरी है कि आप पढ़ भी सकते हो, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, द कैटमबरी टेल्स। अब इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का तीसरा वर्ग, किसान, स्वतंत्र और भिक्षु का। तो ये एक 3rd ऑर्डर जो कि आपके टॉपिक में है, पीजेंट्स, फार्मर्स, और कैसे ये आगे कल्टीवेशंस में वर्क किया इन्होंने अनफेयर डिसीजंस में। तो जब हम देखते हैं एग्जाम्पल तीसरे वर्ग का, तो जब हम लोगों को उस विशाल समूह जाना, पहला था नोबल्स, दूसरा क्लर्जी,
और अब हम जानेंगे थर्ड वर्ग जो कि गरीब, पीजेंट, फार्मर्स का है। तो अगर हम जाने तो देखो स्वतंत्रता तो थी यहाँ पर पीजेंट्स थर्ड वर्ग को कोई स्वतंत्रता नहीं थी, इनको हमेशा काम ही करना पड़ता था। ये एक तरीके के लेबर्स थे जो कि चर्च, पोप या अपने राजा के अधिनियम में काम करते थे। तो इसके अतिरिक्त उन्हें अन्य श्रम कार्य, जैसे अगर हम कहें गड्ढे खोदने का काम हुआ, या जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करनी है, या बड़ा बड़ा बनाना और सड़कों की इमारतों की मरम्मत करनी है, तो इनके लिए मजदूरी नहीं मिलती थी। तो ये लोग एक चीज़ करते थे, श्रम लेबर, या हम कह सकते हैं लेबर रेंट की तुलना। इनको रोज पैसे दिए जाएंगे, उनसे काम लिया जाएगा। तो अगर हम देख सकते हैं कि फील्ड्स में वुमेन, चिल्ड्रन, अतिरिक्त इनको काम दिए जाते थे। और अदर अगर हम देखें स्पन थ्रेड मतलब सूत, धागे बनाने के लिए, तो कपड़ा बुनना, मोमबत्ती बनाने के लिए इन लोगों को लिया जाता है, अंगूरों के रस को निकालने के लिए, मंदिरा तैयार करने के लिए इनको साथ में एक टैल्टी टैक्स भी देना पड़ता था। किंग कभी कभार लगाते थे, तो क्लर्जी, नोबल्स इनको एग्जेम्प्टेड करते थे इस चीज़ को पे करने के लिए। तो कृषि दास, या हम कह सकते हैं लेबर्स, एक तरीके से बहुत डिप्रीविएट थे, और इनका एक तरीके से हम मान सकते हैं अधिकतर लॉर्ड, हम देख सकते हैं कि परेशान होते थे, क्योंकि इनको वेजेस कभी कभार नहीं मिलते थे, यह नंबर ऑफ मोनोपोलीज इतनी चलती थी, या इनको सर्फिंग नहीं मिलती थी। तो लॉर्ड कई तरीके के एकाधिकार का दावा करते थे। हालांकि इससे कृषि दासों को हानि हो सकती थी, सिर्फ केवल अपने लॉर्ड की चक्की में ही आटा पीस सकते थे, उसके अतिरिक्त रोटी बना सकते थे। पर इनको जो वाइन प्रेसिंग था या बियर का काम था, तो इस तरह से ये कृषि दास बढ़ते रहे, और ये लेबर्स आपस में ही शादी कर लेते थे, उनके बच्चे भी लेबर बन जाते थे। तो इस तरीके से ये दास प्रथा स्टार्ट हो गई थी यहाँ पर, जो कि एक तरीके से जो क्लर्जी नोबल्स थे उनको फ्री में मिल रहे थे, ये लेबर्स फ्री थे, और हेल्प कर रहे थे उनके वर्क में और उनके बिजनेसेस में, जिसमें उनको फ़ायदा हो रहा था। फिर इसके बाद है नया टॉपिक इंग्लैंड। दिखा इंग्लैंड, तो समानताओं का विकास तो इंग्लैंड में 11वीं सदी से होने लगा था। तो अगर हम देखें एंग्लिश और सैक्सन्स, तो इंग्लैंड में ये बस गए थे ये लोग। तो इंग्लैंड देश का नाम अगर हम माने तो एंगलैंड इन द 11th सेंचुरी पड़ा था। ये विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी ने इंग्लिश चैनल आर्मी डिफीटेड द सैक्सन किंग ऑफ द इंग्लैंड विद द फ्रांस एंड ऑफन द बिकेम द डिस्प्यूट ओवर द टेरिटरी एंड ट्रेड। तो 11वीं सदी में नॉर्मंडी ने इसका विकल्प सेना के साथ इंग्लिश चैनल के थ्रू भी सोचा था, और उन्होंने ये पान में सैक्सन राजा को हरा दिया था इन्होंने। तो फ्रांस इंग्लैंड में क्षेत्रीय सीमाएं और व्यापार का उन्नति होने लगी थी, और विवादों के कारण उनको ये पता चला कि युद्ध होना बहुत एक तरीके से प्रॉब्लम होगा। तो उन्होंने मैप और डिस्ट्रीब्यूट करा अपना सेक्शन। तो अगर हम देखते हैं कि 180 नॉर्मन ऑफ द माइग्रेटेड फ्रॉम हेयर, यहाँ से वहाँ भेजा गया, चीफ टेनेंट्स बांट दिए गए, नक्शे बनवाए, अपने साथ 180 नोबल्स को यहाँ वहाँ भेजा गया, लॉर्ड राजा के प्रमुख जितने भी थे उनको सेनाओं को डिवीज़न में डाला गया। तो ये सारी चीज़ें इसलिए इम्पॉर्टेंट थी भूमि उधार के लिए, ताकि वह अपनी सेवाएं दे सकें यहाँ पर राजा को। और किंतु वे नाइट का अपने निजी युद्ध के लिए उपयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस पर इंग्लैंड का प्रतिबंध था। तो अगर हम इनको देखें तो एंग्लो सैक्सन एक तरीके से वॉर भी था, और एक तरीके से लोगों के डिवीज़न पावर में भी था इंग्लैंड को डिवाइड करने के लिए। तो पीजेंट्स, टेनेंट्स, ये हर तरीके की लैंड होल्डिंग यहाँ पर रख रहे थे। फिर इसके बाद एक है टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशन। तो अगर हम माने कि प्रथम दोनों वर्गों के सदस्य जो सामाजिक व्यवस्था के स्तर पर थे,
तो उनको एक तरीके का ज्ञात हो रहा था कि हमें कैसे एक स्टेबल अनचेंज फॉर्म लेके आना है, ट्रांसफॉर्म करना है अपने चेंजेस को इन्वायरमेंटल के लिए, और एक एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी भी यूज़ करनी है ताकि लैंड यूज सिस्टम शेप अप कर सके और सोशल इकोनॉमिक जो टाइज बिटवीन लॉर्ड है और वेसल्स है वो प्रोसेस वन बाय वन कर सके। फिर इसके बाद इन्वायरमेंट टॉपिक आता है, पर्यावरण जिसको हम कहते हैं। ये 5th से 10th सेंचुरी था। मोस्ट ऑफ द यूरोप वॉज कवर्ड विद द वास्ट फॉरेस्ट, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट था यहाँ पर। लैंड डेवलप फॉर एग्रीकल्चर वॉज लिमिटेड, कृषि के लिए भूमि सीमित थी। पीस एंड डिससेटिस्फाई विद द कंडीशन कुड फ्ली, तो परिस्थितियों से असंतुष्ट थे यहाँ के जितने भी एग्रीकल्चरिस्ट थे, कृषि थे। तो इसके बाद यूरोप वॉज अंडरगोइंग इंटेंसिव कोल्ड क्लाइमेट स्पेल दिस पीरियड। उस समय यूरोप में हम कह सकते तीव्र ठंड का दौर चल रहा था। दिस लेड टू द सर्व ऑफ प्रोलॉन्ग्ड विंटर्स, इसके कारण सर्दियाँ ने बहुत प्रचंड रूप ले लिया था। शॉर्ट ग्रोइंग सीजन्स ऑफ क्रॉप, कृषि के लिए अब लंबी अवधि नहीं मिलती थी। एंड रिड्यूस द yield फॉर एग्रीकल्चर फ्रॉम द 11th century. यूरोप वॉज वार्म फेस एवरेज एग्रीकल्चर इंक्रीज एंड वॉज प्रोफाउंड अफेक्ट पलने का असर, काम करना, खेती करना यहाँ पर अब इम्पोर्टेंट नहीं रह गया था। पर्यावरण इतिहासकारों का कहना था कि इसमें यूरोप के अनेक भागों के वन क्षेत्र में उल्लेख्य कमी हुई है जिसको विस्तार रूप से हमें बढ़ाना पड़ेगा। फिर इसके आगे है लैंड यूज़, कितनी भूमि की ज़रूरत है टेक्नोलॉजी के लिए, लेबर इंटेंसिव के लिए। तो बहुत है कि कृषि तो बहुत ज़रूरी थी, एग्रीकल्चर बहुत परिश्रम करने वाला क्षेत्र था। तो यहाँ पर बार बार जैसे अगर हम कहें मानव श्रम या लैंड लेबर का बार बार विवरण किया गया है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या था, एक तरीके से फसल चक्र था। यह भूमि के 2 भागों में बांट दिया जाता था। एक भाग को हम कहते हैं शरद ऋतु में सर्दी और गेहूं में बोया जाता, दूसरे भाग को हम कह सकते हैं परती या खाली रख दिया जाता था। तो अलग अलग वर्ष के परती भूमि या हम कह सकते राई बोई जाती थी, जबकि दूसरे आधे भाग को खाली रख दिया जाता था। तो इस व्यवस्था के कारण मिट्टी का उर्वरता धीरे धीरे कम होता चला गया। तो बारी बारी से इसको उपयोग करना, हम कह सकते हैं नेचुरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का यहाँ पर काम स्टार्ट हो गया था, जो कि बहुत लेबर इंटेंसिव था इन नेचर। तो ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ये है कैसल, है हार्वर कैसल, इंग्लैंड की 13th सेंचुरी की। फिर हम देखते हैं कि डग बाय हैंड ऑफन वंस इन द 4 ईयर। तो अगर हम ये देखें कि कैसे ये खुदाई करके हर 4 साल में इन कठिनाइयों के बावजूद भी कृषि कार्य चलता रहा, आगे बढ़ता रहा। डिवाइड हुए फील्ड्स फॉल्स में, राई प्लांट करी गई और एक तरीके से डिवेस्टेटिंग जितना भी फैमिलीज़ में हो रहा था, लाइफ डिफ़िकल्ट थी या मैक्सिमम इनकम नहीं थी यहाँ पर। तो ये एक तरीके से ऑपरेशन था यहाँ के लोगों के लिए और इनका एक तरीके से क्विक रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा था। ये प्रोटेस्ट तो कर रहे थे पर इनको पैसिव रेसिस्टेंस नहीं मिल रहा था। तो ये अब जब अगर जो काम के पैसे नहीं मिलते थे तो वो काम ही नहीं करते थे। तो अनपेड सर्विसेज फॉर एक्स्ट्रा सर्व, वो कहते थे अगर आपने हमें और ज़्यादा काम कराया तो आप हमें और पैसे दीजिए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन गया पैस्चर्स फॉरेस्ट लैंड में कि वो लोग कहते थे आप जितना काम करा रहे हो, खेतों में जितना कृषि करा रहे हो, जितना हमारा समय ले रहे हो, हमारी मेहनत ले रहे हो, आप हमें उतना पैसा दीजिए और बेकार के काम नहीं कराइए और फालतू के कामों के अगर आप कुछ एक्स्ट्रा काम भी कराते हो तो उसके हमें पैसे दीजिए। तो ये एक तरीके का नया रेवोल्यूशन आने लगा था कि फार्मर्स अब उतना ही काम करेंगे जितने उनको पैसे मिलेंगे। इसके बाद एक नया टॉपिक है न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। के लिए थैंक यू।